भारतीय समाज में जब एक मिडिल क्लास का लड़का या लड़की जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है एंड वो जो 2 घंटे का जो वो प्रेशर अपने सर पर फील करता है, जिस प्रेशर से वो एग्ज़ाम देता है, तो वो तो एग्ज़ाम देता ही है, प्रेशर में रहता ही है। शायद उससे दुगने प्रेशर में उनके माता पिता रहते हैं, उनके जो भाई बहन हैं, जिनके सपने कहीं ना कहीं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, जिनका जो एस्पिरेशंस है, जिनकी जो सिचुएशंस है, बहुत सारी चीज़ों में वो आपसे रिलेटेड होती है। एंड वर्तमान समय में बीपीएससी बिहार सरकार ने आपको जो अवसर दिया है, ये इतिहास में आज तक किसी भी कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट को ये हमको देखने को किसी भी काल में नहीं मिला है। जी हाँ, एक ही बार में 2035 पद एक साथ किसी राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा रिलीज़ किया जाएगा, ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता है। तो वर्तमान ने आपको जो ये अवसर दिया है, इस अवसर को आप एक अपॉर्चुनिटी को आप यहाँ पर अच्छे तरीके से भुना सके और अपने घर की जितनी भी परेशानियाँ हैं, अपने माँ बाप का जो भी सपने हैं उनको पूरा कर सके। इसके लिए हमने यहाँ पर चालू किया अपनी ड्रोन सीरीज, एंड उसी की श्रृंखला में आज मैं आपकी मंथली करंट अफेयर्स का दूसरा क्लास लेकर आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत है, जहाँ पर हम जो एक सेकेंड हिस्सा कल हमारा रह गया था, डैट इज़ द जनवरी 2024 के करंट अफेयर्स, उनको कवर करेंगे। तो आइए सर, ज़्यादा टाइम को व्यतीत नहीं करते एंड स्ट्रेट अवे देखते हैं जो जनवरी 2024 के जो करंट अफेयर्स हैं उनको लेते हैं हम यहाँ पे। स्वागत है आप सभी लोगों का बीपीएससी स्टडी आईक्यू के इस वाईटी प्लेटफॉर्म पे। एंड चलिए सर, ज़्यादा टाइम व्यतीत नहीं करते हैं, स्ट्रेट अवे आई वुड लॉन्च यू टू द क्वेश्चन नाउ। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड एक एक क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जहाँ पर जिसके आने की शक्यता हमको देखने को मिलता है। अब बात आती है कि पहला ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर स्पोर्ट्स सेगमेंट से क्यों डाला है, बिकॉज ये देखने को मिलता है कि अगर मैं स्टेट पीसीएस के नेचर को ध्यान में रखूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ना स्टेट पीसीएस के नेचर को ध्यान में रखता हूँ तो मैं इस बात को डिनाई नहीं कहूँगा विथ ऑल द चेंजेस, इवन अभी भी कुछ आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिखने को मिल जाते हैं। याद रखना, ये जो प्रश्न होते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा भारी होते हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता है, इसमें कोई समझ नहीं लगती है, आपको रट्टा मारना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ऑस्ट्रियन ओपन, क्या पूछा जा रहा है, पूछा गया है कि ऑस्ट्रियन ओपन 2024, ठीक है, ऑस्ट्रियन ओपन 2024 जो है, इसका जो पुरुष एकल का खिताब है, इस पुरुष एकल के खिताब को किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है, नोवाक जोकोविच ने जीता है, यानिक सिनर ने जीता है, या आपके स्टेफनोस सिट्सिपास ने जीता है, ठीक है, किसने जीता है? तो याद रखिएगा, अगर मैं ऑस्ट्रियन ओपन 2024 के बारे में बात करता हूं तो ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रियन ओपन 2024 का जो खिताब है, इस खिताब को किसने अपने नाम किया है। एंड अगर मैं सिंगल मेंस कैटेगरी के बारे में बात करता हूं तो इस खिताब को किसने जीता है सर यहाँ पर? तो ध्यान रखिएगा, इस खिताब को जीतने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो इस खिताब को जीतने वाले व्यक्ति का नाम यहाँ पर हमें यानिक सिनर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रियन ओपन 2024 किसने जीता सर यहाँ पर? तो हम याद रखेंगे कि सर ऑस्ट्रियन ओपन 2024 का जो खिताब है, ये खिताब अपने ऑस्ट्रियन ओपन 2024 का जो खिताब है ये किसने जीता सर? तो यानिक सिनर ने जीता। अब बात आता है कि सर ये जो यानिक सिनर साहब हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? तो याद रखिएगा, ये हमको बिलोंग करते हैं इटली से। कहाँ से हैं ये? तो ध्यान रखिएगा, ये हमको इटली से बिलोंग करती हैं। और इसी के साथ अब अगला प्रश्न ये थोड़ा सा बनता है कि इन्होंने किसको हराया है। यानिक सिनर जो हैं इन्होंने बेसिकली हराया किसको है? तो सर एक वैसे व्यक्ति को हराया है जिसको हराना तकरीबन असंभव माना जाता है। जी हाँ, किनको हराया है इन्होंने? तो याद रखिएगा, इन्होंने हराया है आपके नोवाक जोकोविच को। किसको हराया है यहाँ पर? तो ध्यान रखिएगा, ये इन्होंने किसको हराया है? तो नोवाक जोकोविच को हराया। दिस इज ऑल यू नीड टू नो इन दिस क्वेश्चन ओनली। इस 3 पॉइंट के अलावा एक भी चीज़ आपको जानने की अतिरिक्त आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, ठीक है। आइए सर, कमिंग इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? जी हाँ, अगला क्वेश्चन, इस साल का सबसे बड़ा डेवलपमेंट। जी हाँ, याद रखना, इस साल का सबसे बड़ा डेवलपमेंट। और सबसे बड़ा डेवलपमेंट तो बिहार का एग्जाम में क्वेश्चन ना आए, जी नहीं, ऐसा हमको देखने को नहीं मिल सकता है, ठीक है। जनवरी में जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ था, पूछा जा रहा है कि राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन है, ठीक है सर, अयोध्या के जो राम मंदिर आपको नज़र आ रहा है ना सर, इस अयोध्या के राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन है ये किस तारीख को हुआ? थोड़ा जहरीला प्रश्न है लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आ सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न। वो आपसे पुजारी का भी नाम पूछ सकता है कि कौन यहाँ पे करवा रहा था, ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत याद करके चलेंगे। और करंट अफेयर में हमको देखने को मिलता है कभी कभार हो जाता है ऊपर नीचे, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में लेकर चलेंगे।
याद रखिए किस दिन हुआ है, तो हमको एक डेट याद रखना है कब हुआ है ये, तो ध्यान रखिएगा 22 जनवरी। ठीक है जी हाँ, 22 जनवरी हमको देखने को मिलता है कि सर वो दिन था जिस दिन अयोध्या के अंदर राम मंदिर जो है वो राम मंदिर का यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है सर, आपको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बस याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि 2019 में इसको लेकर क्या है सर, 2019 में इस केस को लेकर हमको देखने को मिलता है कि 2019 में सर जजमेंट आता है, और इस जजमेंट के तहत हमको ये क्या देखने को मिलती है, तो ध्यान रखिएगा इस जजमेंट के तहत हमको देखने को मिलता है कि कोर्ट जो आपका राम मंदिर है ना इसके फेवर में यहाँ पर जजमेंट करते हैं, और ऐसा नहीं है वो LHS बराबर RHS करते हैं। ठीक है, क्योंकि राम मंदिर तो यहाँ बनेगा, और एग्जैक्टली 5 एकड़ जो भूमि है सर, ठीक है सर, जो 5 एकड़ भूमि है, ये 5 एकड़ भूमि हमको देखने को मिलता है कि जो मुस्लिम समुदाय है उनको दिया जाता है क्या सर, कि वहाँ पे आप अपने भी जो रिलीजियस जो प्लेस है सर उसकी भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर आप क्या है, उसकी भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चालू कर सकते हैं। तो दिस इज़ ओनली, ज़्यादा ऐसा है नहीं, लेकिन अगर जनवरी की बात करते हैं तो राम मंदिर शुड बी इंक्लूडेड है। ठीक है सर, एंड here is the small डिस्कशन आई हैव गिवन यू अबाउट द जजमेंट। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है, अगर एक आउटसाइड चांस बनता है कि कहीं आ जाए तो उसके लिए ज़्यादा इस यहाँ पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, कमिंग इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने कल भी पढ़ाया था। जो सैन्य अभ्यास होते हैं, याद रखना, जो हमको देखने को मिलता है कि सर जो आपके सैन्य अभ्यास होते हैं ये सैन्य अभ्यास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, और यहाँ से सर हमें डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ से जो प्रश्न है ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन नाउ। ठीक है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ वातावरण चक्रवात, नहीं सर हटाओ, याद रखना, डेजर्ट साइक्लोन 2024, क्या है सर, नाम याद रखिएगा सर, डेजर्ट साइक्लोन 2024। ये जो डेजर्ट साइक्लोन 2024 जो सैन्य अभ्यास है, ठीक है, जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनको भी ऐसा ही याद रखना है। जो डेजर्ट साइक्लोन 2024 जो सैन्य अभ्यास है ये किन किन दो देशों के बीच है। एक तरफ तो हमको सर इंडिया देखने को मिलता है सर, इंडिया के साथ कौन शामिल है, पहला है USA है, क्या सर रसिया है, क्या सर UAE है, क्या सर फ्रांस है। तो याद रखना इंडिया के साथ कौन शामिल है, तो इंडिया के साथ हमको देखने को मिलता है यहाँ पे कौन शामिल है, तो सर ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमको इंडिया के साथ UAE शामिल हमें देखने को मिलता है। सर कल भी एक पढ़ाया था, क्या सर, सर मैंने आपको ना कल भी एक पढ़ाया था सादा तनसीक, याद आ रहा है सर, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है जो पहली वीडियो थी, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने बता रखा है कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के बारे में अगर मैं बात करता हूँ सर, अगर मैं यहाँ पे सर इंडिया और सऊदी अरेबिया के बारे में बात करता हूँ तो उनके बीच जो सैन्य अभ्यास यहाँ पर जनवरी महीने में हमको देखने को मिला था, तो वो सैन्य अभ्यास कौन था, तो वो हमको देखने को मिलता है कि वो कौन था सर, वो हमें सादा तनसीक देखने को मिलता है। ठीक है, कौन देखने को मिलता है सर, तो वो हमें देखने को मिलता है, कौन है, सादा तनसीक देखने को मिलता है। डन सर, आगे आ जाओ सर, आगे चलते हैं एंड देख लीजिएगा, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, आ जाइए सर। हाँ, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, आई एम मेकिंग अ बिग स्टेटमेंट हियर, बट सर इस साल ईदर अ क्वेश्चन विल कम ऑन G20 और अ क्वेश्चन विल कम ऑन ब्रिक्स। एंड अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर कहाँ से आने की शक्यता ज़्यादा है, तो याद रखिएगा ब्रिक्स से आने की शक्यता ज़्यादा है, क्योंकि अगर मैंने आपको पिछले 5 महीने, मानो मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाए हैं, तो पिछले 5 महीने में मैं अपने 5 बार हर एक महीने में अलग अलग जगह पर अलग अलग डेवलपमेंट्स के लिए ब्रिक्स को यहाँ पर शामिल किया है अपने टॉपिक्स में, तो इसीलिए याद रखिएगा ब्रिक्स के ऊपर आएगा। पूछा जा रहा है कि 2024 का जो ब्रिक्स का समिट हुआ है ना सर, विच कंट्री टुक ओवर द प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स इन 2024। ठीक है, 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है। ठीक है, ब्रिक्स की जो अध्यक्षता है 2024 में यहाँ पर किस देश ने संभाली है, तो याद रखिएगा प्रश्न है, ऑप्शन है, पहला है कि भारत ने संभाला है सर, पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि सर भारत ने संभाला है, दूसरा है रूस ने संभाला है, तीसरा है दक्षिण अफ्रीका ने संभाला है, चौथा है चीन ने संभाला है। तो याद रखिएगा 2024 में, याद रखना 2024 में जो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है ना सर, 2024 में सर जो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है ये किसके पास चली गई है, तो याद रखना ये हमें देखने को मिलता है, ये किसके पास गया है सर, तो ये हमको देखने को मिलता है रशिया के पास गया है। किसके पास गया है सर, तो याद रखिएगा ये हमें देखने को मिलता है रशिया के पास गया है। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर 2 हमको देखने को मिलता है इस प्रश्न का
राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर 2 हमको इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। केवल इसी चीज़ के लिए नहीं सर, इससे एक और ज़्यादा मेजर डेवलपमेंट हुआ है जिसके लिए हमको देखने को मिलता है जो ब्रिक्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा खबरों में आ गया है। क्यों? क्योंकि हमको देखने को मिलता है कि ब्रिक्स फॉर क्या है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये 5 देश हैं सर। इसमें अब नए कुछ एडिशंस हुए हैं। कौन कौन से एडिशंस हुए हैं आप देख सकते हैं। ब्रिक्स ग्रुप जो है ना सर, वो ब्रिक्स ग्रुप ना अब हमें देखने को मिल रहा है एक्सपैंड हो रहा है सर। और यहाँ पे अब एक एक कंट्री का नाम याद रखना क्योंकि ये एक्सपेंशन हमको इस साल देखने को मिला है। कौन कौन है सर याद रखिएगा। पहला कौन है? तो पहले हमें सर इजिप्ट देखने को मिलता है। पहला देश कौन है? तो पहला देश सर हमको इजिप्ट देखने को मिलता है। दूसरा कौन है सर? तो दूसरा इथोपिया देखने को मिलता है। तीसरा कौन है? तीसरा ईरान है। चौथा कौन है? सऊदी अरेबिया है। और पांचवा कौन देखने को मिलता है? तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। ठीक है, तो यूएई है। तो सर दो तो सर एक साथ चले जाना, ये दोनों को आप भाई भाई मान लेना। यूएई और सऊदी अरेबिया सर हो गया। उसके साथ कौन है सर? इथोपिया और इजिप्ट को याद रख लेना। और एक क्या है सर? ईरान है सर। ये सर जो ब्रिक्स ग्रुप है ये एक्सपैंड हो रहा है और इसमें ये 5 नए सदस्यों की एंट्री यहाँ पर क्या है? तो 5 नए सदस्यों की एंट्री सर यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। डन? क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बाकी क्या है? तो याद रखिएगा जो ब्रिक्स की स्थापना है ये हमें देखने को मिलता है कि सर ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी और 2010 में हमें देखने को मिलता है कि इस समूह में दक्षिण अफ्रीका की एंट्री होती है, जिससे क्या है अब हमको देखने को मिलता है कि ये कुल 5 सदस्य हो गए थे, अब ये और ज़्यादा क्या है एक्सपैंड हो गया। ठीक है, डन? क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को भी? आइए सर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एंड हेयर आई एम राइटिंग इट अगेन, हैशटैग छपने वाला प्रश्न। हैशटैग छपने वाला प्रश्न। अगर आप मेरे से पूछते हो कि सर मेरे को एक बात बताओ, ठीक है सर, अगर आप मेरे से पूछते हो कि सर आप मेरे को एक बात बताओ कि क्या इस प्रश्न की आने की शक्यता कितनी है सर, तो मैं कहूँगा मोर देन 80%। जी हाँ सर, याद रखना, लिख लो, मैं ऑन बोर्ड लिख कर दे रहा हूँ। देयर आर चांसेस ऑफ मोर देन 80% दैट दिस क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जामिनेशन। क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि भारत की पहली पर्यटन पनडुब्बी कहाँ लॉन्च की गई है। पर्यटन पनडुब्बी यानी कि समुद्र के अंदर, पनडुब्बी क्या है? समुद्र के अंदर जाएगा ना सर। हाँ सर, तो समुद्री यात्रा पॉसिबल हो गया है। आपको एक पनडुब्बी है जो कि टूरिस्ट पर्पस के लिए, अभी तक पनडुब्बी क्या था सर, वो हमको देखने को मिलता था कि सर वो सर सिक्योरिटी पर्पस के लिए होता था। सर ये टूरिस्ट पर्पस के लिए लॉन्च हुआ है। रुको, पहले मैं ना आपको सबमरीन दिखा देता हूँ। दिस इज एग्जैक्टली द सबमरीन। ठीक है, ये है सबमरीन, ये टूरिस्ट पर्पस के लिए है। आप इसमें बैठोगे और पूरा जो है ना वो समुद्र के नीचे का ना यात्रा कर सकते हो। कहाँ कर सकते हो सर? पीछे मंदिर नज़र आ रहा है, कान्हा जी नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, क्या है सर? द्वारका। याद करो, हमको देखने को मिलता है कि एक हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जहाँ पे वो नीचे गए थे। ठीक है, इसी पनडुब्बी के थ्रू वो नीचे गए थे ना सर, और उसके बाद उन्होंने मतलब जो द्वारका भूमि है ना उसको टच करके वहाँ पे उन्होंने प्रणाम किया था। ठीक है, तो दिस इज़ एग्जैक्ट। तो याद रखिएगा ये कहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है, तो ध्यान रखना है ये आपको कहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है सर। ये आपको लॉन्च कहाँ पर हुआ है सर? ये आपको लॉन्च हुआ है गुजरात में। कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ध्यान रखिएगा ये आपको लॉन्च किया गया है गुजरात में। और गुजरात के भी कहाँ पर लॉन्च किया गया है सर? तो याद रखना ये गुजरात में भी आपको लॉन्च किया गया है द्वारका में। कहाँ लॉन्च किया गया है गुजरात के? तो ध्यान रखिएगा गुजरात के भी द्वारका में लॉन्च किया गया। अब बात आता है ठीक है सर, क्या गुजरात गवर्नमेंट ने अकेले बना लिया? अकेले तो बनाएंगे नहीं। तो याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कोविड वैक्सीन वगैरह पे ना हमको पूछ दिया जाता है कि किस प्राइवेट कंपनी ने के साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन करके काम हुआ। बीपीएससी का नेचर है, दिस क्वेश्चन हैज़ केम इन योर 68 बीपीएससी, दिस क्वेश्चन हैज़ केम इन योर 69 बीपीएससी, तो हो सकता है इट विल कम इन योर 70 बीपीएससी एज वेल। तो सर हम पहले ही प्रिपेयर हो जाते हैं। नाम याद रखिएगा, मज़गांव डॉक लिमिटेड। किसका नाम याद रखना है सर? हमको याद रखना है मज़गांव डॉक लिमिटेड। और सर एक आइलैंड है छोटा सा, नाम क्या है? बेट द्वारका। क्या है सर? एक स्मॉल आइलैंड है, और जो कि हमको एग्जैक्टली क्या है सर, वो जो द्वारका नगरी है ना, जो कृष्ण नगरी है द्वारका नगरी, सर वहाँ तक आपको ले जाकर आप वहाँ पर उस चीज़ को, जो एसेंस है ना, उसको सर वहाँ पर फील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। कमिंग इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी सारी चीज़ें आपको दे दी हैं मैंने, पीडीएफ में रहेगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हाँ आते हैं कमिंग इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव इनटू द अनदर क्वेश्चन। ठीक है सर, हमने
मैंने आपको कहा था कि एक एक चीज़ को मैं कराऊंगा। सबसे पहले हमने मिलिट्री एक्सरसाइजेस देखे, कल हमने बहुत सारे पोर्टल्स देखे। अब ना थोड़े से कुछ एक स्कीम को देखते हैं, ठीक है। कल भी एक दुक्का स्कीम्स देखे थे जो इंपॉर्टेंट थे, आज भी उन स्कीम्स में आते हैं। और एक स्कीम है जो कि मुझे देखने को मिल रहा है ना कि सर ये बार बार चर्चाओं में रहा है। 2024 अगर मैं देखता हूँ, केवल नॉट अबाउट ओनली 2024 जनवरी, अगर मैं पूरा का पूरा ज्योग्राफी 2024 देखता हूँ ना, तो ये हमें काफ़ी ज़्यादा मुझे न्यूज़ में देखने को मिलता है। क्या है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। पूछा जा रहा है कि इसकी लॉन्चिंग कहाँ हुई है सर? श्रीनगर में हुई है, जम्मू कश्मीर में हुई है, शोपियन में हुई है, ठीक है। ये जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है सर, ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की जो लॉन्चिंग है ना सर, ये जो हमारा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, इस प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का जो लॉन्चिंग है ये कहाँ पर हुआ है? तो याद रखिएगा, इसकी जो लॉन्चिंग है कहाँ हुआ है सर? तो याद रखना, जम्मू एंड कश्मीर के ना शोपियान जिले में हमको उसका लॉन्चिंग देखने को मिलता है। सॉरी फॉर द हेयर कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, ठीक है, ये गड़बड़ हो गया है सर। हाँ, यहाँ है सर, श्रीनगर में हुआ है, जम्मू में हुआ है, शोपियान में हुआ है या कटरा में हुआ है। तो याद रखिएगा, इसकी जो लॉन्चिंग है ना सर, इसकी लॉन्चिंग हमें सर एक ज़िला है जम्मू एंड कश्मीर राज्य में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में क्या नाम है? शोपियान। वहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि सर विश्वकर्मा योजना की लॉन्चिंग हुई। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है जम्मू एंड कश्मीर में कोई स्कीम की लॉन्चिंग हो रही है, और इस तरीके का कोई इवेंट होता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न कभी कभार आउटसाइड चांस बनकर आ जाते हैं। और उससे ज़्यादा ये स्कीम है क्या, करता क्या है? तो बेसिकली अगर मैं स्कीम के बारे में बात करूं, ठीक है, अगर मैं इस स्कीम के बारे में बेसिकली बात करता हूं कि ये स्कीम है क्या, ये स्कीम करता क्या है, तो बेसिकली ये जो स्कीम है ना सर, याद रखिएगा, ये स्कीम हमें देखने को मिलता है डैट जो हमारे आर्टिजन्स है ना सर, जो कारीगर होते हैं ना सर, जिनको हम कारीगर कहते हैं ना, ये सर कारीगर के लिए, मतलब सर जो हमारे क्राफ्ट्समैन होते हैं सर, ठीक है सर, जो हमारे क्राफ्ट्समैन होते हैं, ठीक है सर, जो भी हमको क्राफ्ट्समैन देखने को मिलते हैं वो उनके लिए। अब चाहे तुम सोना का काम करता हो, सोनार हो सर, आप लोहार हैं सर, आप बुनते हैं किसी चीज़ को उसके बाद बनाते, तो उन आर्टिजन्स के लिए क्या है सर, यहाँ पर हमको ये स्कीम देखने को मिलता है। क्या क्या है इस स्कीम में, याद रखिएगा। अगर मैं इस स्कीम के बारे में बात करता हूँ, इस स्कीम में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो आइए सर एक एक करके देखने का प्रयास करते हैं। क्या है सर? पीएम विश्वकर्मा इज़ अ न्यू स्कीम एंड envisages टू प्रोवाइड end-to-end holistic support to the traditional artisans and craftspeople in scaling up their conventional products and services। यानी कि पीएम विश्वकर्मा, विश्वकर्मा का मतलब है वही व्यक्ति जो कारीगर है सर, तो उनको कहा जा रहा है कि आपके जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो अभी तक आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं कि अब हम आपको, सरकार क्या करेगी, एंड टू एंड सपोर्ट देगी सर, जिससे आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, आपकी जो क्वालिटी है वो क्या हो, वो इन्हेंस हो पाए और वो और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मजबूत हो पाए। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा सा इस स्कीम को अच्छे से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस स्कीम से क्वेश्चन आ सकता है, बार बार खबरों में देखा गया, ठीक है। क्या है सर? अगर मैं इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर जाता हूँ कि सर एक बात बताओ, इस स्कीम के जो ऑब्जेक्टिव हैं, वो स्कीम के ऑब्जेक्टिव मुझे क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो याद रखना, इस स्कीम के अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू जाता हूँ तो पहला है टू इनेबल द रिकॉग्निशन ऑफ आर्टिजन्स एंड क्राफ्ट्स पीपल एज विश्वकर्मा to enable the recognition of artisans and craftspeople as Vishkarma, making them eligible to avail all the benefits under the स्कीम। तो सबसे पहले इस स्कीम के अंतर्गत ना इन्हें विश्वकर्मा के तौर पे पहचान किया जाएगा। इनका जो स्किल अपग्रेडेशन है, मैंने क्या कहा, इनका जो प्रोडक्ट है, इनके जो प्रोडक्ट का जो स्केलिंग है ना, उसको बढ़ाना है। तो सर उसके लिए ना इनको आज के डेट में जो मॉडर्न डे स्किल्स हैं, ये मॉडर्न डे स्किल्स देने की आवश्यकता है सर। टेक्नोलॉजी तो आ नहीं सकता है सर, और टेक्नोलॉजी लेके भी आओगे, ठीक है, तो सर पहले तो स्किल दोगे ना।
अकेले तो ये टेक्नोलॉजी लेके नहीं आ पाएंगे ना सर, तो दोनों चीज़ें होंगी। इनका सर क्या है, हमको अप स्किलिंग करना है, इनको स्किल देना। एक बार इनको स्किल दे दिया, स्किल देने के बाद क्या है सर, स्किल देने के बाद हम बात करते हैं तो हमको क्या बोला मैंने, पहले स्किल देंगे, उसके बाद हम इन्हें मॉडर्न टूल्स देंगे, यानी कि अलग अलग आज के डेट में जो नई तकनीक है वो नई तकनीकों से हमको क्या करना है इन्हें, तो याद रखिएगा इनको हमको नज़र आता है कि नई तकनीकों से रूबरू कराना है, जिससे टू इन्हांस देयर कैपेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो इनका जो प्रोडक्टिविटी है, जो गुणवत्ता है, वो गुणवत्ता सर हमारा यहाँ पर क्या हो, तो सर गुणवत्ता यहाँ पर बढ़ सके to provide the intended beneficiaries on easy access to collateral free credit and reduce the cost of credit by providing interest subvention। मतलब सर मैंने क्या किया सर, पहले तो उनको पहचान दी, नाम दिया, अब उनको कहा कि स्कीम से जोड़ दिया, अब उनको मैंने स्किल दे दिया, उसके बाद मैंने उनको मॉडर्न टूल्स दे दिया और उसको टूल्स को यूज़ कैसे करना है बता दिया सर। लेकिन सर कैपिटल लगता है, फिर भी कोई चिंता नहीं है, सरकार बोल रही है पीएम विश्वकर्मा की योजना के तहत कि सर आप भगवान विश्वकर्मा हैं, हम आपको क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कह रही है कि अब हम आपको लोन दे रहे हैं, और ये जो लोन है ना, इसके लिए आपको कुछ गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। दिस लोन इज व्हाट सर, दिस लोन इज एब्सोल्युटली कोलैटरल फ्री। और उसके साथ ही क्या है सर, हम आपको इंटरेस्ट सबवेंशन भी दे रहे हैं। क्या है सर, इंटरेस्ट सबवेंशन भी दे रहे हैं। अब बात आता है कि सर इंटरेस्ट सबवेंशन का क्या मतलब है सर, तो इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब होता है कि मानो मैं सरकार हूँ, ठीक है, और मुझे देखने को मिलता है कि सर मैं ना सरकार हूँ और आपने कोई लोन लिया है 10% का। क्या है सर, आपने कोई लोन लिया सर 10% का, इंटरेस्ट सबवेंशन में बोला मैंने कि कोई दिक्कत नहीं है, आपने अगर लोन लिया है आपका और मेरा काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनता है, एक काम करो आप ना इसमें आप 4% दो, मैं 6% दे दूंगा, ठीक है। यानी कि मैंने आपको 6% का इंटरेस्ट सबवेंशन दे दिया, आपके पार्ट पे EMI 6% का कौन पे कर रहा हूँ, मैं पे कर रहा हूँ। यानी कि सर पहले तो आपको इनको कोलेट्रल भी नहीं देना है, सीधा क्रेडिट मिलेगा, प्लस दूसरा क्या है, तो दूसरा हमको देखने को मिलता है कि सर इनको इंटरेस्ट सबवेंशन भी यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। आगे आ जाओ, अब इसके अलावा क्या करेंगे, लेट मी रब दिस ऑल। इसके अलावा और हमको क्या देखने को मिलता है, उसके अलावा नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट वन नाउ। हाँ, अब इसके अलावा सर हम इनको क्या करेंगे, बात है मालूम है क्या है, बात ये है ना कि सर अब सर ये अपने बिजनेसेस को बेचेंगे, ठीक है, सर्विसेज को बेचेंगे, ट्रांजेक्शन्स बढ़ेंगे सर। तो आज के डेट में ना डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, तो इनको हमको इनकरेज करना है, इनको हमको डिजिटली एम्पावर करना है कि अब ये क्या करे, तो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के तरफ जाए। क्या है सर, डिजिटल ट्रांजेक्शन के तहत जाए। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्या है सर, याद रखना, ये हमको सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने को मिलता है। ये क्या कहता है, दैट द गवर्नमेंट विल नाउ प्रोवाइड देम प्लेटफॉर्म फॉर ब्रांड प्रमोशन एंड मार्केटिंग। सर बिना मार्केटिंग के, बिना ब्रांड प्रमोशन के क्या आप ज़्यादा मजबूत हो पाओगे? नहीं हो पाओगे। अगर मैं ही खड़ा हूँ, मेरी मार्केटिंग नहीं हो, तो मैं आप तक कैसे कोई भी बंदा है तो वो आप तक कैसे पहुँचेगा? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है कि सर अब सरकार कह रही है कि सब कुछ हो गया ना, आपको चिंता, आप बस अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर ध्यान दो, क्वालिटी के ऊपर ध्यान दीजिए, काम कीजिए, आई एम देयर विथ यू। हम क्या करेंगे सर, हम आपको एक अलग से प्लेटफॉर्म बना के देंगे जिससे आपका ब्रांड प्रमोशन भी होगा, जिससे आपकी मार्केटिंग भी होगी। अब ऐसा करने से आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, केवल इंडिया के अंदर नहीं सर, आप इंडिया के बाहर भी जा पाओगे और आपका जो जीवन स्तर है, ठीक है सर, आपका जो जीवन स्तर है वो जीवन स्तर क्या होगा सर, वो जीवन स्तर हमारा बढ़ेगा। क्या होगा सर, वो जीवन स्तर आपका काफ़ी ज़्यादा राइज होगा, वो जीवन स्तर बढ़ेगा। डन, क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट सर, सर दिस इज ऑल अबाउट योर पीएम विश्वकर्मा योजना। क्लियर है? डन। आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ कमिंग इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि किर्गिस्तान ने किस जानवर को अपना राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया है। ठीक है, किर्गिस्तान ने यहाँ पर हाल ही में अपने राष्ट्रीय पशु के तौर पर किस जानवर को घोषित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। पहला है स्नो बियर को किया है, ठीक है, दूसरा है स्नो लेपर्ड को किया है, बियर ग्रे बियर को किया है, या गोल्डन ईगल को किया है। याद रखना किसको किया है,
हिम तेंदुआ। किसको किया है सर? याद रखिएगा, अगर प्रश्न आ जाता है कि किसको, किर्गिस्तान ने किसको अपना राष्ट्रीय पशु घोषित किया है, तो किर्गिस्तान ने जो आपका हिम तेंदुआ है ना सर, जो हिमालयन वाले क्षेत्रों में, इंडिया में भी अल्पाइन जो रेंज होते हैं ना, उस रेंज में ये पाया जाता है, वहाँ पे क्या है सर, तो उसने सर स्नो लिपर्ड, ठीक है सर, स्नो लिपर्ड यानी कि जो हिम तेंदुआ होता है, उस हिम तेंदुआ को क्या किया है सर, तो अपने राष्ट्रीय पशु के तौर पर यहाँ पर प्रमाणित कर दिया है, राष्ट्रीय पशु के तौर पर यहाँ पर घोषित कर दिया है। ठीक है सर, डन। आइए सर आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ ये पूछा जा रहा है कि विच स्टेट ऑफ इंडिया वन द मोस्ट मेडल्स इन ड्यू बीच गेम्स 2024। काइंड ऑफ एन स्पोर्ट्स का न्यूज़ है, फिर से सर स्टार्ट ही किया था स्पोर्ट्स के न्यूज़ से, यहाँ पे फिर से एक बार आ रहा है, एक आध क्वेश्चन है, हो सकता है आउटसाइड चांस है, लेकिन एज अ, मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ दिस क्वेश्चन हैज़ अ आउटसाइड चांस, लेकिन याद रखना, कर लेना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, क्योंकि कभी कभार ना इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद हमको लगता है कि पता नहीं ये कहाँ से हो गया। तो याद रखना, सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता है यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा पदक हमको देखने को मिलता है कि सर मध्य प्रदेश ने जीता है। किसने जीता है सर? मध्य प्रदेश ने जीता है। कितने पदक जीते हैं टोटल? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश ने यहाँ पर आपको 18 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं मध्य प्रदेश ने? तो ध्यान रखना, ये जो मध्य प्रदेश है आपका, ये मध्य प्रदेश सर आपको यहाँ पर 18 पदक जीत कर दिया है। ठीक है, डन, क्लियर। कमिंग इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ सर। हाँ, अब बात आती है ना सर, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों था सर, क्यों लिया है? तो याद रखना, भारत का पहला मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट था ये। ठीक है, ये भारत का पहला अपना मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट था, जिसको कहा गया था दीव बीच गेम्स 2024, जो कि 4 से 11 जनवरी तक दीव के घोघला बीच पर आयोजित किया गया था। ठीक है, 20 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1200 से अधिक प्रतिभागियों ने यहाँ पर भाग लिया था, और इस आयोजन में 8 विभिन्न बीच खेलों जैसे कि वॉलीबॉल हो गया, कबड्डी हो गया, बीच बॉक्सिंग हो गए, इन सभी चीज़ों को इंक्लूड किया गया था, और ये पहला भारत का मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट दीव बीच गेम्स 2024 था। तो उसके लिए किसने जीता सर? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश ने जीता, कि टोटल 18 जीते, जिसमें 7 आपको हमको देखने को मिलता है कि स्वर्ण पदक क्या है सर, तो 7 आपको याद रखिएगा, 7 आपके स्वर्ण पदक शामिल थे। टोटल कितने थे? तो टोटल कुल हमको 18 पदक देखने को मिलते हैं। डन, आइए सर आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इट विल कम इन योर एग्जामिनेशन। ठीक है सर, क्या है सर? अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि फ्रांस यूरोप का पहला, पता है क्यों इंपॉर्टेंट है? फिर से लग गया ना पहला, जहाँ पहला लगेगा सर, ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फ्रांस यूरोप का पहला देश बना है जिसने किस प्रकार का वीज़ा जारी किया है? जी हाँ, तो फ्रांस ना यूरोप का पहला देश बन गया एक प्रकार का वीज़ा को जारी करने के लिए। उस वीज़ा का नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे सर। याद रखिएगा, उस वीज़ा का नाम हमें क्या देखने को मिलता है सर? तो उस वीज़ा का नाम हमको देखने को मिलता है डिजिटल शेंगेन वीज़ा। क्या नाम है सर उसका? याद रखिएगा, उस वीज़ा का जो नाम है सर, उस वीज़ा का नाम हमें डिजिटल शेंगेन वीज़ा के तौर पर देखने को मिलता है। ठीक है, उस वीज़ा का नाम हमको क्या देखने को मिलता है सर? तो याद रखिएगा, उस वीज़ा का जो नाम है, इस वीज़ा का नाम सर हमें डिजिटल शेंगेन वीज़ा के तौर पर क्या है सर? उस वीज़ा का नाम हमें डिजिटल शेंगेन वीज़ा के तौर पर क्या है? तो डिजिटल शेंगेन वीज़ा के तौर पर देखने को मिलता है। अब बात आती है कि सर ये जो शेंगेन वीज़ा है ना, ये बेसिकली ये शेंगेन वीज़ा है क्या? तो याद रखिएगा, ये जो शेंगेन वीज़ा है ना, शेंगेन वीज़ा एक प्रकार का एक यात्रा वीज़ा है जो यूरोपीय देशों के समूह शेंगेन क्षेत्र में यात्रा करने के लिए जारी किया जाता है। शेंगेन वीज़ा धारक को शेंगेन क्षेत्र के 27 सदस्य देशों में बिना किसी सीमा नियंत्रण के यात्रा करने की अनुमति मिलती है। ठीक है, बिना किसी सीमा नियंत्रण के यात्रा करने की हमको देखने को मिलता है, अनुमति करती है। और ये फ्रांस जो है ना सर, याद रखना, विश्व यूरोप का पहला मेरा है। ठीक है, यूरोप का पहला राज्य बन गया है डिजिटल शेंगेन वीज़ा को जारी करने का। क्या है सर? यूरोप का पहला राज्य ये बन गया है जिसने यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि डिजिटल शेंगेन वीज़ा को जारी किया है। क्लियर? चलिए सर आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखना, आपका जो एग्जामिनेशन होता है, उस एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में हमको ट्राइबल फेस्टिवल हमेशा एक थीम के तौर पर देखने को मिलता है। जो भी ट्राइबल फेस्टिवल्स होते हैं वो हमेशा क्या है, एक थीम के तौर पर यहाँ पर सर नज़र आते हैं। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है कि चांदोबी फेस्टिवल इज हेल्ड इन विच स्टेट।
ठीक है। हाल ही में जनवरी के महीने में हमको देखने को मिलता है कि चांदोवी जो पर्व है, चांदोवी महोत्सव का जो आयोजन है वो काफ़ी बड़े स्तर पे करवाया गया था। पूछा जा रहा है कि सर ये जो चांदोवी महोत्सव है ये किस राज्य में आपको आयोजित किया जाता है। पहला है पश्चिम बंगाल में किया जाता है, दूसरा है असम में किया जाता है, तीसरा है मेघालय में किया जाता है, या चौथा है सर आपको त्रिपुरा में किया जाता है। तो याद रखिएगा ये जो सर चंदोवी महोत्सव है, ठीक है सर, ये जो हमारा सर चंदोवी महोत्सव देखने को मिलता है, इस चंदोवी महोत्सव का सर ये जो चंदोवी महोत्सव है कहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाया जाता है सर, तो ये जो चंदोवी महोत्सव है ये हमें आसाम में ऑर्गेनाइज कराया जाता है। कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया जाता है ये, तो याद रखिएगा ये हमको देखने को मिलता है, ये आपको सर आसाम में आयोजित करवाया जाता है। ठीक है सर, कहाँ पे आयोजित करवाया जाता है सर, तो याद रखना ये हमको देखने को मिलता है आसाम में आयोजित करवाया जाता है। ठीक है, कहाँ है तो सर याद रखना आसाम में। अब बात आती है कि सर आसाम में भी कब से कब तक, तो याद रखना 1 से 5 जनवरी तक हमको देखने को मिलता है कि चंदोवी महोत्सव क्या है, आयोजित कराया गया है। ठीक है, क्या है सर, चंदोवी महोत्सव असम राज्य के कामरूप जिले में स्थित चंदोवी झील के पास, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, बड़े पैमाने पर हमको देखने को मिला है कि इस बार इसका आयोजन करवाया गया। वो सीधा आपको ज्योग्राफी में ही क्वेश्चन करके दे देगा, प्लेसेस एंड न्यूज़ उठा के, कि सर ये जो चंदोवी झील है, ये चंदोवी झील हमको कहाँ देखने को मिलता है। तो याद रखना अगर हम चंदोवी झील के बारे में बात करते हैं तो ये चंदोवी झील भी कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा ये चंदोवी झील हमें आसाम में देखने को मिलता है। कहाँ है ये चंदोवी झील, तो ध्यान रखना ये जो चंदोवी झील है, ये चंदोवी झील हमें आसाम में देखने को मिलता है। एक सांस्कृतिक उत्सव है। यह महोत्सव मुख्य रूप से राजा समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है। इस उत्सव का पारंपरिक संगीत गीत, दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बस इतना। आसाम और असम के साथ दूसरा इन्फॉर्मेशन जो एग्जाम के लिए क्रिटिकल हो सकता है, दैट इज योर चंदोवी झील, जो कहाँ स्थित है, जो हमें आसाम में देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ स्थित है, तो वो हमें देखने को मिलता है कि वो सर आपको आसाम में स्थित है। हाँ जी सर, अब इस क्वेश्चन के ऊपर मैं जान के आ रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम का वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक बार फिर से मैं ना चाहते हुए भी मुझे इसके ऊपर लिखना पड़ेगा छपने वाला प्रश्न। ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए, एंड इसके आने की जो शक्यता है वो बहुत ज़्यादा है। क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट डार्क स्काई पार्क इज़ लोकेटेड। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ स्थित है। जो सर भारत का पहला डार्क स्काई पार्क है, ये भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ स्थित है। पहला है कर्नाटका में, दूसरा है महाराष्ट्र में, तीसरा है उत्तराखंड में है, चौथा है मध्य प्रदेश में है। क्या है सर, चौथा हमको देखने को मिलता है सर ये मध्य प्रदेश में है। तो ये जो डार्क स्काई पार्क है सर, ये डार्क स्काई पार्क आपको कहाँ स्थित है, याद रखिएगा भारत का पहला जो डार्क स्काई पार्क है ये कहाँ है सर, तो ये हमें देखने को मिलता है कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है सर, तो याद रखना ये हमें देखने को मिलता है कहाँ स्थित है सर, ये हमको मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश में भी कहाँ सर, याद रखना पेंच टाइगर रिजर्व, नाम याद रख लेना। ठीक है सर, क्या सर, पेंच टाइगर रिजर्व, वो मध्य प्रदेश भी पूछ सकता है, वो आपको डार्क स्काई पार्क में ना सीधा पेंच टाइगर रिजर्व का नाम भी दे सकता है। तो याद रखिएगा ये हमको देखने को मिलता है पहला पेंच टाइगर रिजर्व में हमको क्या है देखने को मिलता है, सॉरी दिस इज नॉट हेयर, पेंच टाइगर ये तो महाराष्ट्र होगा। ठीक है, डन। आइए सर आगे बढ़ते हैं, कमिंग इनटू द नेक्स्ट वीडियो। क्या है, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व में स्थापित हुआ है। यह पार्क देश का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क बन गया है। इसका उद्देश्य रात के आकाश को संरक्षित करना है और कृत्रिम रोशनी प्रदूषण से बचाव करना है। बेसिकली क्या है, जो रात में जो सर नाइट होता है ना, जो नाइट की डार्कनेस है, कॉन्सेप्ट कहता है कि सर वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में ये जितनी भी फ्लूसेंट जो भी बल्ब्स वगैरह है ना सर, उनसे क्या है सर, उनसे दूरी बनाए रखना है इस बेसिकली जो पार्क वाला इलाका है ना सर, इसमें। और जो हमें जो नेचुरल डार्कनेस है उसको प्रिजर्व करने की यहाँ पर बात की जाती है। ठीक है, डन। तो याद रखना कहाँ पे है सर, आई एम मेकिंग अ करेक्शन है सर, महाराष्ट्र में है, थोड़ा सा बोलते बोलते स्लिप हो गया था। क्या है सर, ये हमें देखने को मिलता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी कहाँ है सर, तो याद रखना है महाराष्ट्र में हमें पेंच टाइगर रिजर्व में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, हाँ पेंच टाइगर रिजर्व में ही है, आई एम वेरी मच कन्फर्म नाउ। ठीक है, क्या है सर, पेंच टाइगर रिजर्व में ये सर हमें देखने को मिलता है। क्लियर। आइए कमिंग इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ,
दिस इज एन अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई वुड से दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 100% तो नहीं कहूँगा कि एग्जाम नर को गेस करने की मेरी क्षमता नहीं है, लेकिन सर हाँ मैं ये एक निश्चित तौर पर कह सकता हूँ 90% से ज़्यादा चांस है कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में इस बार देखेंगे सर। क्या है सर? पूछा जा रहा है कि भारत का किस खनिज से संबंधित ठीक है समझौता अर्जेंटीना के साथ हुआ है। अभी हाल ही में भारत ने ना एक MOU के ऊपर सिग्नेचर किया है अर्जेंटीना के ऊपर। वो बोला जा रहा है वो किस खनिज के लिए किया है। इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट रिलेटेड टू विच मिनरल फॉर अर्जेंटीना या विथ अर्जेंटीना। क्या है सर? पहला है आयरन, दूसरा है लिथियम, तीसरा है कॉपर और चौथा है चारकोल। क्या है सर? तीसरा है कॉपर और चौथा क्या है सर? चौथा हमें देखने को मिलता है चारकोल। तो इंडिया ने ना किस चीज़ के लिए यहाँ पर समझौता जो है वो अर्जेंटीना के साथ किया है? लोहा के साथ किया है, लिथियम के लिए किया है, तांबा या कोयला? तो याद रखिएगा जब मैं अर्जेंटीना लिखता हूँ सर और अर्जेंटीना के साथ ना मैं थोड़ा सा यहाँ पे बोलीविया लिख देता हूँ, यहाँ पे ना मैं सर थोड़ा सा बोलीविया लिख देता हूँ और ऐसे करके ना थोड़ा सा मैं यहाँ पर चिली लिख देता हूँ, तो ये ना हमारा बन जाता है क्या सर? इसको हम कहते हैं लिथियम ट्रायंगल। क्या कहते हैं सर? इसको हम कहते हैं लिथियम ट्रायंगल, जो आज के डेट में भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा एक हम कह सकते हैं ना एक स्ट्रेटेजिक मिनरल के तौर पर जिसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसी चीज़ के लिए क्या है सर आप यहाँ पर देख सकते हैं अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली। यहाँ पर क्या है हमको देखने को मिल रहा है ये लिथियम ट्रायंगल हमको देखने को मिलता है, जहाँ मतलब लिथियम के जो भंडार है ना वो यहाँ पर इन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो इंडिया ने क्या किया है? टैप किया है इस एरिया को और अर्जेंटीना के साथ यहाँ पर फॉर लिथियम क्या है सर? अर्जेंटीना के साथ फॉर लिथियम यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि भारत ने एक एग्रीमेंट साइन किए हैं। ठीक है, क्या है? भारत में हमको देखने को मिलता है यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन किए हैं। डन। आ जाइए सर आगे बढ़ते हैं, कमिंग इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई वुड नॉट से दैट दिस इज अ क्वेश्चन वेयर आई कैन राइट 90%। ठीक है, मैं 90% तो नहीं लिख सकता हूँ, लेकिन इतना निश्चित लिखूंगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्या है सर? पूछा गया है कि किसके सम्मान में अयोध्या में हवाई अड्डे का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। ठीक है, किसके सम्मान में किया गया है? अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ी सी मेरे से गलती हो गई है फ्रेमिंग करने में। वो इसलिए हो गया है क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ कि किसके नाम में किसके सम्मान में बदलकर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया है। तो शुरुआत का ही ये जो नाम है ना ये आपको कहीं ना कहीं क्लियर कर देता है कि किसके लिए यहाँ पर नाम जो है यहाँ पर चेंज किए गए। तो याद रखना ये जो चेंजेस हैं वो किसके सम्मान में हुए हैं? तो ये चेंजेस हुए हैं आपको महर्षि वाल्मीकि के महर्षि क्या है सर? महर्षि वाल्मीकि के हमको देखने को मिलता है सम्मान में यहाँ पर नाम उनका बदला गया है सर एयरपोर्ट का। ठीक है, और महर्षि वाल्मीकि कौन थे सर? तो याद रखना ये हमको देखने को मिलता है रामचरितमानस जो है ना सर। ठीक है, जो रामचरितमानस है रामायण है, ठीक है, उसके सर हमको रचयिता के तौर पर हम इन्हें देखते हैं सर, उसके रचनाकार के तौर पर हम इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, अब इनको ही महर्षि, ठीक है, अब इन्हें महर्षि वाल्मीकि को सम्मान देते हुए क्या किया गया है? तो जो अयोध्या हवाई अड्डा था उसका नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहाँ पर क्या है? तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। डन। आइए सर आगे चलते हैं। अगला है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को अयोध्या में 30 दिसंबर 2023 को, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित किया गया था। इसके बाद केंद्र सरकार ने इस नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम रखने की मंजूरी थी। इस नामकरण का उद्देश्य महर्षि वाल्मीकि को सम्मानित करना है, जो रामायण के रचनाकार के तौर पर हमें क्या है? तो रामायण के रचनाकार के तौर पर माने जाते हैं। डन। क्लियर? चलिए सर, आई होप दैट यहाँ तक क्लियर होगा। आगे चलते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला कह रहा है कि 12वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया गया है? सर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड जो प्रश्न है यहाँ से हमको बनेगा सर। ठीक है, बनेगा। क्यों बनेगा मैं बात कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बुद्धिस्ट सर्किट वगैरह के ऊपर ना बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। और अभी अगर मैं थोड़ा सा प्रेजेंट टाइम्स की अगर मैं बात करता हूँ तो शुरुआत के ना कुछ 8 स्तूप थे। ठीक है सर, कुछ 7-8 स्तूप थे जिन्हें हम क्या कहते हैं सर? कॉमेमोरेटिव स्तूप कहते हैं। क्या है सर?
मतलब उसमें एग्जैक्टली सच में गौतम बुद्ध के अवशेष देखने को मिले हैं। उसमें से एक क्या है सर, उसमें से एक ना हमको रामग्राम देखने को मिलता है। क्या है सर, उसमें से सर एक हमें रामग्राम देखने को मिलता है। ये जो रामग्राम है ना सर, यहाँ पे भगवान बुद्ध के जो अवशेष हैं उनकी खोज करने के लिए यहाँ पे अभी सर हमको देखने को मिल रहा है कि जो खुदाई है वो चालू हो गई। क्या है सर, ये खुदाई आपको यहाँ पर चालू हो गई। तो याद रखिएगा, बुद्धिज़्म हिस्ट्री के लिए ही बता रहा हूँ, लिंक करके बता रहा हूँ करंट अफेयर से। बुद्धिज़्म के ऊपर अच्छे से तैयार होकर जाइएगा, प्रश्न हमको देखने को मिल सकता है कि वो निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में आ जाए। क्या है सर, 12वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो याद रखिएगा ये हमको देखने को मिलता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है सर? इसका आयोजन सर हमें देखने को मिलता है नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पर हुआ है इसका आयोजन? तो याद रखिएगा, इसका जो आयोजन है, इसका आयोजन सर हमें नई दिल्ली में क्या है सर? तो इसका आयोजन सर हमें नई दिल्ली में देखने को मिलता है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन जनवरी 2024 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। यह सम्मेलन का उद्देश्य बौद्ध धर्म और संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा देना है, यानी कि जो बुद्धिज़्म है ना उसको कंजर्व भी करना है, प्रमोट भी करना है। और इंडिया को खास तौर पे, ठीक है, इंडिया को खास तौर पे बुद्धिज़्म में ना एज अ ग्लोबल लीडर के तौर पर, क्या सर, इंडिया को खास तौर पे बुद्धिज़्म के लिए एज अ ग्लोबल लीडर के तौर पर हमको क्या करना है सर? तो ग्लोबल लीडर के तौर पर यहाँ पे सर हमें स्थापित करना है। ठीक है, ग्लोबल लीडर के तौर पर क्या करना है? तो यहाँ पर स्थापित हमें करना है। डन। आइए, क्या क्या है सर? तो स्थान और उद्देश्य क्या है? तो ये तो देख लिया। भागीदारी कहाँ है? तो विभिन्न देशों के बौद्ध धर्म गुरु, विद्वान, शोधकर्ताओं ने यहाँ पर भाग लिया। यह सम्मेलन भारत को वैश्विक बौद्ध धर्म के केंद्र के रूप में स्थापित करने का कदम उठाता है, जो मैंने बताया, और इससे बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का पालन करने की आवश्यक और समाज में उनके प्रभाव पर जोर दिया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, लोगों को प्रमोट किया जा रहा है कि आप क्या है सर, आप ना बुद्धिज़्म के तौर पर क्या है, बुद्धिज़्म के तौर पर चलिए सर। जो अष्टांगिक मार्ग था ना सर, जो एक काइंड ऑफ जो मिडिल पाथ उन्होंने बताया था गौतम बुद्ध ने, उसको सर फॉलो करो। जो मिडवे है ना, जो मिड पाथ है, उसको यहाँ पर क्या करें, उसको यहाँ पर आप अपनाएं। याद रखिएगा, उसी के साथ जो मुद्रा वगैरह है, ठीक है, ये मुद्रास वगैरह भी, जैसे अभय मुद्रा हो गया, ठीक है। एक हमको देखने को मिलता है कि डैट जब गौतम बुद्ध बहुत एक ये मुद्रा भी होता है, ठीक है, ये मुद्रा भी होता है। दिस मुद्रा इज़ फॉर वार्डिंग ऑफ द निगेटिविटीज़। ठीक है, सही चीज़ें बता रहा हूँ कि अगर आपके भी, अगर मुझे हमको देखने को मिल रहा है कि माइंड में अगर निगेटिविटीज़ है, तो ये मुद्रा यहाँ पर बताया गया था किसके द्वारा? ये मुद्रा बताया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। दिस इज़ नॉट माई पर्सनल थिंग। ठीक है, जहाँ पे ये चीज़ें, इन चीज़ों का प्रयोग किया था, इस मुद्रा का यहाँ पे प्रयोग किया था गौतम बुद्ध ने टू वार्ड ऑफ द निगेटिविटीज़। ठीक है, और उसके बाद अगर एक हमको और मुद्रा देखने को मिलता है जहाँ पे गौतम बुद्ध जो है वो ज़मीन को इस प्रकार से नीचे करके टच कर रहे हैं। ठीक है, तो सारी मुद्राओं वगैरह को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, वो एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये क्वेश्चन, सॉरी गलती से आ चुका है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने एग्जैक्टली ना जो पहला पार्ट था उसमें कवर कर लिया है। क्या पूछा जा रहा है? पूछा गया है कि 75वां जो भारत का रिपब्लिक डे था, उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर यहाँ पर किसे बुलाया गया था? तो याद रखिएगा, किसको बुलाया गया है? तो बुलाया गया था आपके इमैनुअल मैक्रोन को। किसको बुलाया गया है सर? तो ध्यान रखना है, यहाँ पर बुलाया गया है आपके इमैनुअल मैक्रोन को। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, कमिंग इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, हाँ दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर आप बिहार एग्जाम के लिए जा रहे हैं ना सर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आएगा 100% आएगा, डिट्टो आएगा, बोलो लिख के दे देता हूँ, आएगा। क्या सर? पूछा गया है कि जो कर्पूरी ठाकुर है ना सर, कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत कौन सा प्रमुख पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा, कर्पूरी ठाकुर को कौन सा पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किया गया है इस वर्ष? क्या पद्म भूषण किया गया है, भारत रत्न किया गया है, पद्मश्री किया गया है, या उन्हें सर नोबल पुरस्कार यानी कि नोबल प्राइज दिया गया है? जी नहीं, क्या दिया गया है सर? तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न के तौर पर क्या है सर, यहाँ पर याद रखना, कर्पूरी ठाकुर को सर भारत रत्न के तौर पर हमको देखने को मिलता है, सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्या है सर? भारत रत्न के तौर पर सम्मानित यहाँ पर क्या है? कर्पूरी ठाकुर को, याद रखिएगा, यहाँ पर भारत रत्न के तौर पर क्या है? सम्मानित किया गया है। ठीक है, इनकी प्रमुख उपलब्धियों के बारे में थोड़ा सा बात करें तो बिहार में 26% आरक्षण लागू इन्होंने किया था, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया गया था। इसके अलावा शिक्षा को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने यहाँ पर काम किया था, और समाज आज के भी डेट में उन्हें एक अच्छी इस्टेब्लिश लीडर के तौर पर फॉलो करता है। ठीक है, डन, क्लियर। नाउ अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको विश्वकर्मा योजना के बारे में पढ़ाया, ठीक है, अच्छे तरीके से सारी चीज़ें आपने एब्जॉर्व की। अब क्या है सर, एक दूसरा और योजना है
जो कि काफ़ी ज़्यादा इस बार हमको जनवरी के महीने में न्यूज़ में था। क्या है सर वो, क्या है? तो याद रखना वो उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ठीक है, विश्वकर्मा भगवान को देख लिया, अब आओ सूरज भगवान के पास। क्या है बोला जा रहा है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। सिंपल सा चीज़ है सर, बोला गया है कि ये प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का लक्ष्य क्या है सर? ये जो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना है सर, इस प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का लक्ष्य हमको क्या देखने को मिलता है? पहला है 22 जनवरी 2024 तक सोलर पावर एप्लीकेशन 1 करोड़ घर में लगा देना। ठीक है, दूसरा है 24 जनवरी 2024 तक रूफटॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर देना 1 करोड़ घर में। तीसरा है 20 जनवरी 2024 तक 24 तक सोलर सिस्टम्स इंस्टॉल करना 50 लाख घर में। या 26 जनवरी 2024 तक, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को कम कर देना। क्या है? कम कर देना इन 1 करोड़ हाउस होल्ड, 1 करोड़ भारतीय घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है सर, उस बिल को हमको क्या करना है सर? उस बिल को यहाँ पर कम कर देना है। ठीक है, सो याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है सर? तो याद रखना इसका जो उद्देश्य है ना सर, ये लॉन्च कब हुआ है? तो 24 जनवरी को लॉन्च हुआ है। दूसरा क्या है सर? दूसरा देखने को मिलता है रूफटॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉल इन 1 करोड़ हाउसेस। मतलब सर सूर्योदय योजना क्या है सर? हर एक घर है ना सर, आपका घर है ना, मान लो सपोज करो ये आपका घर है, नहीं इस पे तो नहीं हो पाएगा, मान लो ये आपका यहाँ पर ना इस प्रकार का घर है। ठीक है, तो सा ऊट पटांग बन रहा है हमसे। हाँ, तो इसका जो कुछ छत है ना, तो इस छत पर हम क्या करेंगे सर? इस छत पे सरकार आपको कह रही है कि हमको क्या करना है, इस छत पे हम आपको इंसेंटिवाइज करेंगे, जिससे आप क्या है सर 1 करोड़ घरों के ऊपर ना, खास तौर पे गाँव में 1 करोड़ घरों के ऊपर आपके सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, जिससे भारत का जो ग्रीन एनर्जी का टारगेट है सर, जिससे भारत का जो ग्रीन एनर्जी का टारगेट है ना सर, वो टारगेट भी एक तरीके से पूरा हो जाए। और दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि यहाँ से जो बिजली उत्पादन हो ना, उसको हम ग्रिड में फीड करें, तो सर जो गांव के घर है उनका जो मीटर है ना, रीडिंग भी कम आए, और सर वो फीड कर रहे हैं ना, तो उसको एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी मिले। याद रखिएगा टारगेट क्या है? तो 1 करोड़ घरों के ऊपर। ठीक है, क्या है सर? 1 करोड़ 1 करोड़ घर के छत के ऊपर हमें क्या करना है सर? छत के ऊपर हमको क्या देखने को मिलता है? तो 1 करोड़ घरों के छत के ऊपर, ठीक है, क्या है सर? तो हमको देखने को मिलता है छत के ऊपर यहाँ पर क्या है? तो रूफटॉप जो सोलर पावर एप्लीकेशंस है यहाँ पर इंस्टॉल करने। याद रखना ये टारगेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सर सीधे तौर पर आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है कि विच 2 cities ऑफ कनाडा अनाउंस टू सेलिब्रेट दिस डे एज अयोध्या राम टेम्पल डे ऑन 22 जनवरी 2024। कनाडा के किन 2 शहरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में यह दिन मनाने का ऐलान कर दिया? टोरंटो क्यूबेक ने किया है, ओकविल एडमंटन ने किया है, मॉन्ट्रियल हैमिल्टन ने किया है, एडमंटन और ओटावा ने किया है। ठीक है, एडमंटन और ओटावा ने किया है। तो याद रखिएगा किन किन 2 देशों ने किया है? तो याद रखना जो 2 देश हमको देखने को मिलते हैं, जो 2 शहर है, क्या है? ओकविल और ब्रैम्पटन है। इतना डीप में नहीं आएगा लेकिन मैंने बता दिया, लेकिन हाँ इतना याद रखना। ठीक है, राम दिवस के तौर पर, अयोध्या राम दिवस के तौर पर कहाँ मनाया गया? ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अयोध्या राम दिवस के तौर पर जो है, ये अयोध्या राम दिवस के तौर पर कहाँ मनाया जा रहा है? तो ये सर कनाडा में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है सर? जी हाँ, कनाडा में मनाया गया है। याद रख लीजिएगा, क्या सर? कनाडा में मनवाया गया। अगर याद होता है तो ठीक है, लेकिन कनाडा जो है इसको निश्चित तौर पे नहीं भूलेंगे, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ना। हाँ, अब भैया एक सरल क्वेश्चन कह लो या जो भी कह लो, पूछा जा रहा है यहाँ पे कि आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसको मिला है? रोहित शर्मा को मिला है, विराट कोहली को मिला है, शुभमन गिल को मिला है, या सर आपके डेविड वार्नर को मिला है? ठीक है, 2023 का जो आईसीसी मेंस ओडीआई, ठीक है, आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो किसको मिला है? तो भैया इनके रहते और किसको मिल सकता है? किसको मिला है? तो ये मिला है वर्तमान समय में किसको? तो याद रखिएगा विराट कोहली को मिला है। ठीक है, किनको मिला है सर? तो याद रखिएगा विराट कोहली को मिला है। और जिस तरीके से इन्होंने अपने खास फॉर्म से बाउंस बैक किया है सर,
वहाँ से इंस्पिरेशन लेकर आपको ये 70वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है 13 दिसंबर को उसी एनर्जी, उसी अग्रेशन और उसी जोश के साथ, उसी पैसन के साथ, आँख में सर वही जीत के लिए जो एक होता है ना, रेडी टू हंट वाला एटीट्यूड लेकर आपको उतरना है। एंड अच्छे से मन लगा के मेहनत कीजिए। मैं उम्मीद निश्चित तौर पर करता हूँ कि आप सभी लोग सफल होंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक बार फिर से, जहाँ पर हम अब फरवरी के जो करंट अफेयर्स हैं उनको एक एक करके देखेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।